कार आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर जो है यूपी चुनाव के मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई है। बता दें कि चुनाव में जीत के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई अन्य नेता दिल्ली जा सकते हैं, जहां मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। दरअसल नए मंत्रिमंडल में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कन्नौज से विधायक और पूर्व एडीजी असीम अरुण, प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त निदेशक और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आगरा ग्रामीण से नवनिर्वाचित विधायक बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर गुजरात से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का मेगा रोड शो हुआ, जिसमें 8 किलोमीटर लंबे रोड शो पर पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता रहा। वहीं बीजेपी की जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने इस रोड शो के दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो था, एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक, कमलम तक, और ऐसे में ऐसी चर्चा रही कि इसमें लगभग 4 लाख लोग थे। 4 लाख बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे और लगभग 8 से 9 किलोमीटर ये लंबा रोड शो था। ऐसे में इसके मायने बहुत अलग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये रोड शो बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की और उससे उत्साहित होकर के अब जिस तरीके से इस साल के अंत में गुजरात के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें, जो हमारी पहली खबर है, जो मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, जिसको लेकर आज दिल्ली जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में चर्चा होगी उन नामों की। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव। राहुल, सबसे पहला सवाल ये, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिल सकती है? क्योंकि जिन नामों की चर्चा है उनमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम आ रहा है, उनमें राजेश्वर सिंह का नाम है जो सरोजनी नगर से जीत कर आए हैं, असीम अरुण का नाम है कन्नौज सदर से जीत कर आए हैं। अपने आप में क्या इस बार इन नामों को शामिल किया जाएगा? क्योंकि 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने ऐसे पदों को छोड़ा है, एक आईपीएस थे और दूसरे जो प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े हुए थे, और ऐसे में इन दोनों का नाम शामिल हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, बेबी रानी मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है और एके शर्मा का नाम। मंत्रिमंडल होना है, इसको लेकर माना जा रहा है कि आज देर शाम वो दिल्ली में रवाना हो सकती है। आज देर शाम करीब 5 बजे जो मंत्रिमंडल के सदस्य उनके साथ एक औपचारिक बैठक करेंगे, उसके साथ करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में रवाना होंगे। उसके साथ मंत्रिमंडल कैसा स्वरूप होगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो सामने खड़ा और ऐसे में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और कहा भी जाता है कि अगर आपको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना प्रदर्शन करना होगा। निश्चित तौर पर जो ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इससे 2024 2024 में जो चुनाव होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें उत्तर प्रदेश
प्रदर्शन बीजेपी लगातार पिछले कुछ चुनाव में करती आ रही है, वही प्रदर्शन फिर से दोहराया जाए। तो निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार में ये विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा। निश्चित तौर पर असीम अरुण जो कन्नौज के घर से जीत कर आए हैं, इसके अलावा राजेश्वर सिंह जो जीत के आए हैं, माना जा रहा है कि उनका मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। और पुराने मंत्रियों की बात करते सतीश महाना का माना जा रहा है कि दोबारा मंत्री बनेंगे। श्रीकांत शर्मा है, सिद्धार्थ सिंह है, नंदगोपाल नंदी है, ये तमाम नाम है जो मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल थी, इनको वहाँ के कार्यमुक्त किया गया, इनको वापस राष्ट्रीय पार्षद बनाया गया। उसके बाद ये आगरा से चुनाव लड़ी और जीती है। माना जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और डिप्टी सीएम का पद इनको भी दिया जा सकता है। ऐसा जो है स्वतंत्र देव सिंह जिनकी मेहनत से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। 263 जो आंकड़ा बीजेपी में हुआ है, स्वतंत्र देव सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरा की वो जो कुर्मी बिरादरी के हैं, तो निश्चित तौर पर कुर्मी वोट बैंक साधने की कोशिश की जाएगी। पिछड़ों के नेता के तौर पर अभी तक केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन कहीं न कहीं जिनका से वो चुनाव हार गए से माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दी जाएगी। उनकी जगह इनको जगह दी जा सकती है। ब्रिजेश पाठक का अभी तक पड़ा है, ब्रिजेश पाठक की भी लगातार चुनाव जीत कर आए हैं, तो माना जा रहा है कि उनको भी डिप्टी सीएम पेशकश की जा सकती है। बात सुरेश खन्ना की जो शाहजहांपुर से आते हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट उनको इस बार टिकट नहीं मिला था। माना जा रहा है कि सुरेश खन्ना को उनके पास विधायक में चलाने का उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा निषाद पार्टी से और अपना दल से, इनसे भी सहयोगी दल से यही चुनाव मैदान बिल्कुल चाहे तो इनको भी विकास को जहाँ 2 मंत्रियों को ऑफर किया जा सकता है, तो अपना दल को 3 मंत्री तक का ऑफर किया जा सकता है। आज मुलाकात की है अपना दल की जो अध्यक्ष अनिता पटेल ने अपने किसी के साथ, आदित्य पटेल के साथ, इसके अलावा संजय निषाद के संग मत साझा किए थे। तो ऐसे लोगों की उम्मीद है कि इस लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तो इसके मतलब 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जो चुनाव होता है वो ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि 2024 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जैसे कि आप देख लीजिए उदाहरण कि अब जैसे कल नतीजे आए 5 राज्यों के, 4 राज्यों में बीजेपी जीती है और ऐसे में पंजाब में केवल हारी है। और ऐसे में तुरंत आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं वहां पर। उसी लिहाज से 2022 में जिस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, 2024 को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू होंगी। जाति समीकरण साधने की कोशिश होगी, जाति साधने की, संतुलन रखने की कोशिश होगी। उसी के मद्देनजर इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। दूसरी चीज यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल प्रदर्शन जो था, लोग कह रहे थे, कमतर आंक रहे थे बीजेपी को, वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। पूर्वांचल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, अवध में तो उसका प्रदर्शन अच्छा रहता ही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है, 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है राहुल। देखिए 1985 के बाद से ये जनता पार्टी ने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि बैक टू बैक सत्ता में आई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस तरह से उन्होंने वहां से सीटें जीती, माना जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी पीछे चली गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जो उसने लीड हासिल की, वो पूर्वांचल तक उसने वो लीड बरकरार रखी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मनोबल है वो निश्चित तौर पर बढ़ा है। लेकिन एक चिंता है, बीजेपी जो 300+ का आंकड़ा लेके चल रही थी वो समझ गया है। भारत समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा प्रदर्शन किया है जो पिछली बार 43 सीटों पर थी, वो इस बार 128 सीट जीती। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने पहले से पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बात है, बीजेपी 300+ का आंकड़ा लेकर चल रही थी, 255 सीट जीती है। 255 सीट जीती और सहयोगी दलों की बात करें तो 263 सीटें बीजेपी तक की होती है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो अकेले दल को उससे 111 सीटें जीती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले बिल्कुल कुल मिलाकर के राहुल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन में सुधार तो किया है। हालांकि वो अभी तक कहीं उस तरीके से नजर नहीं आया जिस तरीके से 2012 में सरकार उन्होंने बना ली थी। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है। एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक उनका लगभग 8 से 9 किलोमीटर रोड शो, जिसमें 4 लाख लोगों के उपस्थित थे। लोग वहां पर, कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक वहां पर मौजूद थे। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए कल ही नतीजे आते हैं 5 राज्यों के और 4 राज्य बीजेपी के खाते में, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, क्योंकि इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं। 6 बार जीत चुकी है बीजेपी वहां से लगातार, 7वीं बार भी क्या? डॉक्टर रमेश वर्मा जी। निश्चित रूप से जी, जो गुजरात का दौरा किया है ये एक कुशल रणनीति का परिचायक है जी, कि आप एक ही मुद्दे को, एक ही मामले को लेकर मत बैठ जाइए, बिल्कुल, बल्कि लगातार आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, उस दिशा में बढ़िए। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व थे, मीटिंगें कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, और जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए उन्होंने अपना जो मिशन नया है वो गुजरात बना लिया, क्योंकि गुजरात में इस बार चुनाव होने हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी रणनीति है कि ये नहीं कि एकदम आप जाकर के चुनाव में कूद पड़िए, आपके पास कोई तैयारी नहीं है, आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है, तो सब पर चिंतन कीजिए। वही काम जो है मोदी कर रहे हैं। और चूंकि मोदी गुजरात के कल्चर से, वहाँ की पॉलिटिक्स से, वहाँ के जो सोशल और जो राजनीतिक जो वहाँ की गतिविधियाँ उनसे भली प्रकार परिचित हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए 2 दिन का जो उन्होंने दौरा रखा है उससे पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट वो पैदा करेंगे, और साथ में जो नए वोटर्स हैं उनकी भी तलाश करेंगे, और अपने संगठन को भी सक्रिय कर देंगे। सच बात तो यह है कि आज से मोदी ने गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है रोड शो के माध्यम से। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है 2001 से लगातार सक्रिय रहे, और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने ब्रांड मोदी बन के उभरे, और ऐसे में अभी भी उनका जादू कायम है, अभी भी उनका जलवा कायम है, और कहीं ना कहीं कमल लगातार सफलताएं पा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार उन्होंने, जब आपको डॉक्टर रमेश वर्मा जी अच्छे से याद होगा कि जब 7वें चरण की वो चुनाव होने थे, उसका जो आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, इन्होंने मेगा रोड शो किया था वाराणसी में, और जिसके चलते देखिए नतीजे किस तरीके से, पूर्वांचल के जो नतीजे थे रिटेन रखने में बीजेपी कामयाब रही। निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी का भी एक वोट बैंक है अलग जी, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखता है, दूसरे नेताओं को नहीं देखता है, मोदी की कार्यशैली को देखता है, उनकी ईमानदारी को देखता है, उनके इवेंट्स मैनेजमेंट्स को देखता है, और उसके अनुसार वोट देता है। और ये भी माना जा रहा है कि मोदी का ऐसा वोट बैंक 10-11% है जी। जब आप गुजरात की बात करें तो जब तक मोदी थे जी, तब तक वो सारी परिस्थितियों को संभाल करके और अपना जो रथ था बीजेपी का वो आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात पर पूरी तरीके से ध्यान रखा, गौर रखा कि वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको मालूम है कि आनंदीबेन पटेल बनाई गई वहाँ की मुख्यमंत्री जी, और निश्चित रूप से विश्वास पात्र थी, भारतीय जनता पार्टी की समर्पित और निष्ठावान थी। लेकिन जो है मोदी को ये लगा कि गुजरात में आनंदीबेन पटेल जो है उतनी सक्रियता के साथ, उतने इन्वॉल्वमेंट के साथ काम नहीं कर रही हैं जितना होना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने अपना जो है, क्योंकि उनकी पैनी दृष्टि थी, उन्हें राज्यपाल बना करके ले आया जाया गया, उनको पूरा सम्मान दिया, बड़े स्थान पर लाए। इसके बाद जो दूसरे आए विजय, उनको भी रखा गया। वहां पर फिर उन्होंने देखा कि ये स्थितियां ठीक नहीं है, कांग्रेस एक चुनौती के रूप में उभर रही है,
तो उन्होंने दूसरे उनको भी बदल दिया। हाँ। और बल्कि सच बात तो है कि एक बार पूरी कैबिनेट को बदल दिया। तो उनकी पैनी नजर है, वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो पार्टी कैसे चले, वहां की सरकार कैसे चले, वो सब जानते हैं, वहां के पब्लिक को मूड को भी जानते हैं, और उस मूड के हिसाब से ही वो वहां पर कुशल संचालन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो उनके जो विजय का रथ तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो आगे भी बढ़ेगा। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा। 182 सीट वाला राज्य है गुजरात, और ऐसे में 182 विधानसभा क्षेत्रों में जब बीजेपी 2017 में उतरी थी 99 सीट मिली थी, 16 सीटें कम हो गई थी उनकी 2012 की अगर तुलना की जाती है, उस वक्त इनको 115 मिली थी। इस बार क्या सीटें बढ़ेंगी? बिल्कुल, देखिए इसलिए बढ़ेंगी जी कि जानते हैं मोदी कि वहां पर कांग्रेस चुनौती के रूप में, हालांकि वहां पर कोई नेतृत्व उभर के नहीं आया जी कायदे से, हाँ। समय समय बदले गए, लेकिन एक सशक्त जो लीडरशिप आनी चाहिए कांग्रेस की, वो नहीं आ पाई। हाँ। तो अब पिछले बार ये लगा कि हाँ भाई 15 सीटें कम हुई, 100 के नीचे चले गए, आंकड़े 99 हो गए। अब वो कहीं दोबारा न हो पाए, इसीलिए मोदी ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है, और वो जो आंकड़ा है 99 वाला, वो निश्चित रूप से 100 के आगे ले जाने का उन्होंने टारगेट बनाया है। और उस टारगेट में कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से वो एक ऐसा आधार बना रहे हैं, वोटरों की एक नई श्रृंखला ऐसी खड़ी कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को इजाफा ही होगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि आज उन्होंने आगाज कर दिया है, अंजाम जो होगा तो वो देखा जाएगा। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आज शंखनाद कर दिया है एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से, और एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक लंबा रोड शो, मेगा रोड शो किया 8 से 9 किलोमीटर का। इसमें लगभग 4 लाख लोग मौजूद थे, ऐसा बीजेपी का दावा है। अब रुक कर लेते हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बीजेपी का जो सफलता का रथ है वो आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में अब गुजरात को जीतना है उन्हें, और भी आगे राज्यों में चुनाव है जिसको लेकर के बीजेपी अभी से ही इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में नजर आती है, आपको बता दें। अब रुक कर लेते हैं तीसरी खबर का, यूपी चुनाव की है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने राज्य की चुनाव नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ यूपी में एक बार फिर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। यानी एक बार फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। चुनाव में भाजपा के सामने क्या कुछ चुनौती थी और भाजपा ने उन पर कैसे विजय प्राप्त की, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। करीब 2 महीने पहले जब पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हुई तो सर्द हो रहे मौसम में चुनावी तस्वीर पर ओस की कुछ बूंदें जमी हुई थी। बहुत कुछ धुंधला और उलझा हुआ सा था। बता दें कि 2017 के चुनाव में पश्चिम से भाजपा के पक्ष में चली हवा ने पूरे प्रदेश में तूफान जैसा रूप ले लिया था। पर इस बार किसान आंदोलन से उपजे हालात और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने भाजपा की राह में कांटे बिछाए हुए थे।
प्रदेश में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आवारा पशुओं से फसलों के नुकसान जैसे मुद्दे हवा में तैर रहे थे। पिछड़ी जातियों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और ओम प्रकाश राजभर सहित करीब दर्जन भर विधायकों ने भाजपा से पाला बदलकर जाति समीकरणों को उलझा दिया था। मुस्लिमों और यादव वर्ग के एक तरफा समर्थन से सपा का एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया था। इससे भाजपा के खेमे में चिंता बढ़ गई थी। पिछले चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत में इन नेताओं और उनकी जातियों के वोटों की अहम भूमिका थी। चुनाव के ऐन वक्त पहले लगे इन झटकों से भाजपा एक बारगी बैकफुट पर दिख रही थी। इन हालातों में चुनाव अभियान शुरू करते समय भाजपा के सामने तमाम मुश्किलें थी। यही कारण था कि चुनाव घोषणा पत्र जारी होने में समय लगा। दोनों पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र मतदान से ठीक एक दिन पहले जारी हुए। वैसे बेरोजगारी दूर करने और बिजली सहित तमाम मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं से भरे इन चुनावी घोषणा पत्रों के कुछ खास मायने नहीं रह गए थे, क्योंकि देरी होते देख दोनों पार्टियां टुकड़ों में घोषणाएं पहले से ही करने लगी थी। यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का दांव चलकर कर्मचारियों के एक बड़े खेमे को अपने पाले में कर दिया है। बसपा और कांग्रेस के कमजोर पड़ने से विपक्ष के वोटों के बंटवारे से मिलने वाले फायदे की उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। ऐसे में यह तय माना जाने लगा था कि योगी सरकार के कामकाज को अब कसौटी पर आम जनता परखेगी और यही भाजपा की जीत का आधार बन सकता है। स्पष्ट है कि मतदाताओं ने भाजपा सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया और मुश्किल हालात में भी वापसी करके योगी ने इतिहास रच लिया है। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, और फिर से 27 में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, 27 में भी योगी जी। यूपी में किसी भी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं की है। जीत के इस गणित में यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू भी बेहद असरदार रहा। उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने
दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।